गुड आफ्टरनून। हमारा नाम है शबनम खान। आज हम आपको इतिहास विषय पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे हम अपनी कक्षा कौन सी है अपनी? 6 है ना, 6ठी कक्षा। विषय कौन सा पढ़ाएंगे आज अपन? इतिहास, ठीक है। तो इतिहास विषय हम आज आपको पढ़ाएंगे जिसमें अध्याय 9 जो है हम आपको आज उसके बारे में समझाएंगे। अध्याय 9 है व्यापारी राजा और तीर्थयात्री। ठीक है, तो आज का अपना अध्याय है व्यापारी राजा और तीर्थयात्री। अब इस अध्याय के अंतर्गत हम आज देखेंगे कि व्यापारी जो होते हैं वो उनके बारे में जानकारी, राजा और तीर्थयात्री इनके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले आज हम व्यापार जो होता है और व्यापारी जो होते हैं उनके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले आपको पता है कि व्यापारी कौन होता है, राजा कौन होता है, तीर्थयात्री कौन होते हैं? हाँ, दुकानदार जो होते हैं वो हम लोग उन दुकानदारों को क्या करते हैं, जो दुकानदार होते हैं दुकानदारों के यहाँ माल बेचने के लिए जो व्यापारी लोग आते हैं उन्हें व्यापारी लोग कहते हैं, है ना। तो यहाँ पर इस अध्याय की शुरुआत होती है एक बच्ची से, जैसे कि बाजार में घूमती जगिनी। क्या शुरुआत है एक बच्ची से कि बाजार में घूमती जगिनी। यहाँ पर शुरुआत में क्या है कि बाजार में घूमती जगिनी। तो अब ये जगनी एक बच्ची का नाम है। ये बच्ची जो है वो हर साल मेले के इंतजार में आंखें लगाए बैठी होती है। तो क्योंकि उसे ना मेला बहुत पसंद होता है, खास तौर पर मेले में आई हुई रंग बिरंगी चमकदार बर्तन और रंग बिरंगे उन्हें प्रिंट किए हुए कपड़े, साथ साथ चाबी से चलने वाले खिलौने, ये सारी चीज़ें उसे बहुत पसंद है। तो वो इस बाज़ार में व्यापारी लोग अपने बस अपनी गाड़ियों से आते हैं और आने के बाद वो बाज़ार में अपना सामान लेके आते हैं और वो सामान बेचकर अपना सामान वो बांध कर शाम को चले जाते हैं। तो जगनी के मन में ये सवाल उठा है कि ये लोग कहाँ से आते हैं और क्यों वो ऐसे सामान समेट कर फिर चले जाते हैं। तो जगिनी की जो माँ है वो उसे बताती है कि ये लोग व्यापारी लोग हैं। ये व्यापारी लोग जहाँ से ये सामान बनते हैं वहाँ से वो सामान खरीदते हैं और खरीदने के बाद इस सामान को मेले में आकर बेचते हैं। ये व्यापारी लोगों का काम होता है, ठीक है। तो ये हमने देखा जगनी। तो अब यहाँ से शुरू होता है कि भाई व्यापार और व्यापारी लोग कौन है। तो हमारा अगला पॉइंट होगा कि व्यापार और व्यापारियों के बारे में जानकारी। ठीक है, तो व्यापार और व्यापारियों के बारे में हम लोग जानकारी देखेंगे कि व्यापार क्या है, क्या होते हैं व्यापार और व्यापारी लोग। तो हमने अध्याय 8 में आप लोगों ने पढ़ा है कि जो उत्तर के जो काले बर्तन है वहाँ पर हमने उस काले बर्तनों के बारे में पढ़ा है। खास तौर पर उन काले बर्तनों में से कटोरियाँ और थालियाँ, वहाँ पर बहुत खूबसूरत कटोरियाँ और थालियाँ जो उपमहाद्वीप में अनेक पुरस्कार स्थलों में से मिली है। तो इस अध्याय में हमने इसके बारे में पढ़ा था। तो यहाँ पर सवाल ये उठता है कि आखिर ये चीज़ें आई कहाँ से,
इन्हें ये चीज़ें आती कहाँ से है, इन्हें हम तक पहुँचाया कैसे गया है। तो वहाँ पर फिर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि ये जो चीज़ें हैं, ये चीज़ें जहाँ पर बनती है वहाँ से व्यापारी लोग खरीद के हम तक पहुँचाते हैं और खरीद के अलग अलग जगहों पर इसे बेचते हैं, हाँ, व्यापारी लोग। ठीक है, तो ये थे व्यापारी लोग। इस तरह से वो व्यापार करते हैं, जो चीज़ें बनती है ये व्यापार हो गया। और फिर बाद में जब इन चीज़ों को खरीद के इन चीज़ों को उन जगहों पर बेचना जहाँ ये चीज़ें नहीं बनती और जहाँ इन चीज़ों की ज़्यादा मांग है, उसे कहेंगे व्यापार, और जो बेचते हैं वो व्यापारी। ठीक है, यहाँ तक कि अपना व्यापार और व्यापारी के बारे में जानकारी हमारी क्लियर हुई। इसके आगे ही इसी जानकारी को आगे बढ़ाते हुए अगर हम देखेंगे कि दक्षिण भारत, अब ये व्यापार जो है, व्यापारी तो समझ में आ गए कि व्यापारी कौन होते हैं, उन्हीं चीज़ों को जहाँ पर इनकी मांग ज़्यादा है और वो चीज़ें वहाँ पर ना बने, जिन प्रदेशों में, जिन इलाकों में ये चीज़ें नहीं बनती, ये चीज़ें नहीं मिलती, और जहाँ ये बनती है वहाँ से व्यापारी खरीदते हैं और खरीदने के बाद वो चीज़ें उन इलाकों में बेचते हैं। ये हो गया व्यापारियों का काम, और व्यापारी लोग इन्हें ही कहेंगे। अब व्यापार क्या है, तो कैसी चीज़ें कहाँ कहाँ बनती हैं जिससे कि इससे हम व्यापार कर सकते हैं, है ना। तो कैसी चीज़ें कहाँ कहाँ बनती है, जैसे कि अब एक है प्रदेश दक्षिण भारत। क्या है, दक्षिण भारत। अब ये दक्षिण जो भारत है, ये क्या है, भौगोलिक इलाका है ना। ज़्यादातर क्या है, भौगोलिक इलाका, भौगोलिक इलाका है। फिर भौगोलिक इलाके में ज़्यादातर यहाँ पर कौन सा प्रदेश कहलाए देखा जाता है, दक्षिण भारत के अंतर्गत क्या है, पहाड़ी इलाका है ना, भौगोलिक पहाड़ी। तो पहाड़ी इलाके में सबसे ज़्यादा जो देखा जाएगा वो कौन सा इलाका है, बता सकते हो। क्या देखते हैं अपन, कर्नाटक और केरल, इन इलाकों को हम ज़्यादातर देखेंगे। और वहाँ पर तो ये जो दक्षिण भारत है, यहाँ पर दक्षिण भारत में ज़्यादातर किन चीज़ों का जो चीज़ें ज़्यादा पाई जाती है, दक्षिण भारत में सोना एक, आगे मसाले, सोना गोल्ड है ना, मसाले, स्पाइसेस, हम लोगों को पता है मसाले जो हम खाने में इस्तेमाल करते हैं। देन क्या है, सोना, मसाले और मसालों में यहाँ पर ज़्यादातर फेमस है काली मिर्च। तो हम बता दें कि दक्षिण भारत में ज़्यादा से ज़्यादा सोना, मसाले और कीमती पत्थर सोना, मसाले और कीमती पत्थर, इनका ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर व्यापार होता है। ये इन्हीं दक्षिण भारत में ज़्यादा से ज़्यादा पाए जाते हैं। अब दक्षिण भारत में ज़्यादा से ज़्यादा पाए जाने की वजह से अब मसालों का जो व्यापार है वो दक्षिण भारत में होता है, पाए जाते हैं, जिसमें यहाँ पर इन सब का तो व्यापार होता ही है, लेकिन खास तौर पर यहाँ मसाले हैं, स्पाइसेस का ज़्यादा मात्रा में मांग होती है। और मसालों के अंतर्गत सबसे ज़्यादा जिसकी मांग है वो कहते हैं काली मिर्च। जिसे हम इंग्लिश में क्या कहेंगे, पेपर। ओके, तो ये है काली मिर्च, इसका सबसे ज़्यादा यहाँ पर मांग होती है। अब इसकी मांग इतनी है, अब ये काली मिर्च है और मसाले हैं, स्पाइसेस पता है सबको बहुत गर्म होते हैं, और काली मिर्च भी बहुत ज़्यादा गर्म होती है खाने में। तो ये दक्षिण भारत में तो इस्तेमाल की जाती है, लेकिन गर्म होने की वजह से ये ज़्यादा से ज़्यादा ठंडे प्रदेशों में इस्तेमाल की जाने वाली चीज़ है। तो ठंडे प्रदेशों में इस्तेमाल की जाने वाली चीज़ें। अब यहाँ पे ठंडे प्रदेश यहाँ पर क्या है, ज़्यादातर
हम फिर वहाँ पे देखेंगे कि ठंडे प्रदेश, ठंडे इलाके ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ है, जिसकी वजह से हम ये यहाँ पर इसका व्यापार कर सके, जो व्यापारी लोग इसे बेच सके। तो ठंडे प्रदेश क्या है? ज़्यादा से ज़्यादा यूरोप, ये एक ठंडा इलाका है। यूरोप और रोमन है ना, तो ये काली मिर्च। अब यहाँ पर यूरोप और रोम में काली मिर्च की इतनी ज़्यादा मांग है, इतनी ये प्रसिद्ध है यूरोप और रोम में, कि ये लोग काली मिर्च को, यूरोप के जो लोग हैं काली मिर्च को काले सोना के नाम से बुलाते हैं। रोम के जो लोग हैं वो काली मिर्च को काले सोने के नाम से बुलाते हैं, इतनी यहाँ पर ज़्यादा मांग है। अब रोम और यूरोप और रोम जो है, तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर ना रोमन साम्राज्य है। यहाँ पे क्या है? रोमन साम्राज्य। उस वक्त यहाँ पर रोमन साम्राज्य का चलन थी, तो यहाँ पर वो चलता था। तो अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर ना रोमन साम्राज्य होने की वजह से, यहाँ पर रोमन साम्राज्य होने की वजह से क्या होता है कि यहाँ पर काली मिर्च की बहुत ज़्यादा मांग है, और इस काली मिर्च को काला सोने के नाम से भी जानते हैं। तो रोमन साम्राज्य का जो व्यापार होता था, वो व्यापार सड़कों, और जो रोमन साम्राज्य का व्यापार होता है वो सड़कों और समुद्री जहाजों से यहाँ इसका व्यापार होता था। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर इनका व्यापार, इनका जो रास्ते है, आना जाना है, ये सड़कों और समुद्री जहाजों से होता था। तो जो व्यापारी लोग थे, वो व्यापारी लोग भी इन्हीं रास्तों से अपना व्यापार किया करते थे, समुद्री रास्तों के द्वारा और सड़कों और समुद्री रास्तों के द्वारा ये मसाले, सोना, स्पाइसेस जो है और कीमती पत्थर, इनका जो ये है ना, ये व्यापार किया करते थे। व्यापार के दौरान इन्हीं रास्तों पे इनका आना जाना होता था और अपना सामान ले जाते थे और रोम में ये सामान बेचते थे। इन्हीं के वजह से क्या हुआ कि हम दक्षिण भारत को ना रोम के सिक्के बहुत ज़्यादा मिलते रहे, और फिर यहाँ पर समझ आया कि भाई दक्षिण भारत और रोम में, फिर क्या समझ में आया कि भाई दक्षिण भारत और रोम, ये क्या है, व्यापार इनका बहुत अच्छा चल रहा था। फिर यहाँ पर बहुत अच्छा चल रहा था। अब इसके आगे अगर हम देखेंगे तो इसके आगे क्या हुआ, इनका व्यापार बहुत अच्छा चल रहा था। अब व्यापार अच्छा चलने के साथ साथ इन्होंने क्या हुआ कि जो व्यापारी लोग थे, व्यापारी लोगों ने अपने व्यापार करने के लिए, व्यापारी लोगों ने क्या किया, अपना व्यापार करने के लिए जो समुद्री सड़कों और समुद्री जहाज से ये व्यापार करते थे। व्यापार करने के बाद इन्होंने समुद्री रास्ता खोद निकाला, समुद्र से ना के अंदर से ना रास्ता खोद निकाला कि भाई हम लोग समुद्र से भी जाके जाते थे। तो इन्होंने क्या किया, व्यापारियों ने क्या किया, अपने व्यापार के लिए समुद्री रास्ते की खोज निकाली। क्या किया, समुद्री रास्ते की खोज निकाली, समुद्री रास्ते की खोज की। अब समुद्री रास्ते की खोज के बाद कई व्यापारी जो थे, कुछ व्यापारी जो थे ना, वो समुद्र के किनारे से चलते थे, तो कुछ अरब सागर, मतलब अब क्या है यहाँ पर, कुछ किनारे से चलते थे, समुद्र के किनारे से चलते थे, कुछ समुद्र के किनारे चलते थे, मतलब यहाँ पर समुद्र के किनारे से चलते हुए व्यापार करते थे। तो कुछ ना
अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से पार करते हुए जाते थे। क्या करते थे? अरब सागर, कुछ अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से चलते हुए गुजरते थे, पार करते हुए जाते थे बंगाल खाड़ी। खाड़ी से को पार करते हुए जाते थे। और फिर बाद में जो नाविक थे, वो नाविक मानसूनी हवा का फायदा उठाकर अपनी यात्रा जल्द पार कर लेते थे। जो नाविक लोग रहते थे जहाज, समुद्री जहाज में, तो ये ना अपना रास्ता जल्दी पार करके कर लेते थे। फिर क्या हुआ कि ये जो है ना अफ्रीका और अरब के जो पूर्वी तट है, पूर्वी तट में इस उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहुंचना चाहते थे। कौन? व्यापारी और ये नाविक, ये जो सारे भी व्यापारी है, तो पहुंचना चाहते थे। तो उन्होंने क्या किया कि तो दक्षिणी पश्चिमी जो मानसून है, वो मानसून के साथ उन्होंने क्या किया, चलना पसंद करते थे। इस लंबी जो यात्रा हुआ करती थी, ये जो लंबी यात्रा हुआ करती थी, यात्राओं के लिए मजबूत जहाज़ों का निर्माण किया जाता था। फिर क्या करते थे, ये ऐसे यहाँ पर चलते थे। फिर कुछ क्या है, नाविक जो थे ना, जो कुछ नाविक थे, वो नाविक क्या करते थे, मानसून हवा का फायदा उठाकर कुछ नाविक अपनी यात्रा करते थे, है ना। ऐसा बोलेंगे कि मानसून हवा पर यात्रा करते थे, ठीक है। तो फिर अब इन्होंने इस हवा पे यात्रा करने का क्यों सोचा था? क्योंकि वो ना अफ्रीका और अरब के पूर्वी जो तट है, वहां पर वो उपमहाद्वीप जो है, वो वहां पर वो पश्चिमी तट पर पहुंचना चाहते थे, इसलिए वो जल्दी जल्दी पहुंचना चाहते थे। तो जल्दी जल्दी पहुंचने के लिए उन्होंने मानसून हवा मानसून का सहायता लेते हुए वो पहुंचने की कोशिश करते थे। और इसके लिए उनको जो लगता था, क्या लगता था, मजबूत जहाज। उन्होंने फिर क्या किया, मजबूत जहाजों की भी खोज की, ठीक है। तो यहाँ तक के था हमारा व्यापार और व्यापारियों के बारे में, कि व्यापारी लोग क्या करते थे, व्यापारी लोगों ने किस तरह से इसे अंजाम दिया, और व्यापारी लोग अपने व्यापार के लिए किस किस तरह से करते थे। अब ना हमारा अगला पॉइंट जो है, वो अगला पॉइंट हम देखेंगे। उसमें क्या है कि अब यहाँ तक कि व्यापार का हुआ। अब हमारा अगला पॉइंट देखेंगे समुद्र तटों से लगे राज्य। अब ये समुद्र से तटों से लगे राज्यों पर कब बढ़ेंगे, क्या है अपना अगला पॉइंट, समुद्र तटों से लगे राज्य, ठीक है। तो समुद्री तटों पे लगे जो राज्य है, ये अपना अगला टॉपिक है, अगला भाग है। तो इसमें हम क्या देखेंगे कि ये जो उपमहाद्वीप है, जिसके द्वारा व्यापारी लोग जल्द रास्ता, मानसून की सहायता से जल्द रास्ता पार करना चाहते थे। फिर ये जो उपमहाद्वीप है, ये ना इसमें ना दक्षिण भारत का में बड़ा तटीय इलाका है, तटीय प्रदेश है, जिसमें बहुत पहाड़ और नदियाँ हैं। समुद्री पे जिसमें बहुत सारे पहाड़ और नदियाँ हैं और नदियों के मैदान हैं। अब इन नदियों के मैदान में इस समुद्री तट पे क्या है कि बहुत ये एक बड़ा तटीय प्रदेश है। उपमहाद्वीप में ये बहुत ज़्यादा तटीय प्रदेश है उपमहाद्वीप। तो यहाँ पर तटीय प्रदेश होने की वजह से यहाँ पर क्या है कि बहुत ज़्यादा क्या है, पहाड़ और नदियाँ और नदियों के मैदान है, पहाड़ और नदियों के मैदान है। अब यहाँ पर नदियों के मैदान है, तो नदियों के जो इलाके हैं, यहाँ पर जो नदियों के इलाके हैं वो बहुत ज़्यादा उपजाऊ है। जो नदियों के जो इलाके हैं वो बहुत ज़्यादा उपजाऊ है
उपजाऊ, यहाँ पर सबसे ज़्यादा एक नदी का मैदान है जो सबसे ज़्यादा उपजाऊ है, वो है कावेरी। कावेरी नदी, कावेरी नदी यहाँ पर सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा में उपजाऊ मैदान है इस कावेरी नदी का। सबको पता है कावेरी नदी के बारे में। तो ये बहुत ज़्यादा उपजाऊ है। अब ये उपजाऊ होने के कारण क्या है कि इसी के वजह से ना इस इलाके के जो राजा थे, इस इलाके के राजा और जो इस इलाके में जो राजा थे वो क्या हो गए, राजा यहाँ पर उपजाऊ है। और ये जो मैदानी जो इलाका है ना, वो तटीय इलाकों के जो सरदार थे, इस मैदानी इलाके के जो तटीय इलाके के सरदार और राजा, ये क्या हो गए, धीरे धीरे ये लोग ना धीरे धीरे क्या हो गए, समृद्ध हो गए। बहुत ज्यादा मात्रा में ये लोग समृद्ध हो गए। कावेरी नदी के मैदान का इलाका उपजाऊ होने की वजह से यहाँ के सरदार और राजा बहुत ज़्यादा धीरे धीरे करते हुए ये लोग बहुत ज़्यादा समृद्ध हो गए। इनके पास काफ़ी संपत्ति आने लगी और शक्ति भी आने लगी। इसी के कारण दक्षिण भारत जो है वो आज भी इतना ज़्यादा समृद्ध है। यहाँ पर जैसे कि देखो, सरदार, राजा और सरदार जो है वो क्या हो गए, धीरे धीरे इनके पास ये संपत्ति और शक्ति दोनों इनको मिल गई। तो इसी के वजह से जो दक्षिण भारत है वो क्या हो गया, आज भी ज्यादातर समृद्ध है। जो ऐसे उपजाऊ जगहों पर, ऐसे इलाकों पर जो होता है वो ज्यादातर हम समृद्ध है, क्योंकि वहां पर व्यापार ज्यादा होता है। ठीक है, तो यहाँ तक के फिर हमने देखा। तो फिर बाद में क्या हुआ कि दक्षिण भारत आज भी समृद्ध है। फिर इसके अलावा अगर हम देखें तो इसके अलावा जो है ना, वो हम देखें तो संगम कवि, यहाँ पर अगर हम देखेंगे कि भाई संगम जो कवि थे, इसके को हम बाद में विस्तार से कवियों के बारे में उस वक्त, जो संगम कवि हैं, जो संगम कविताएं हैं, सॉरी हाँ कविताएं, संगम कवि भी है, कविता बोलने वाले संगम कवि। तो जो संगम कविताएं हैं उसमें सबसे ज्यादा मूवेंदार, जो मूवेंदार की बहुत ज्यादा चर्चा है संगम कविताओं में। क्या है, क्या बोला हमने, मूवेंदार। इस संगम कविताओं में सबसे अधिक ज्यादा चर्चा में रहने वाली जो है वो है मूवेंदार। इसमें ज्यादा चर्चा मिलती है। अब मूवेंदार जो है ये क्या है, मूवेंदार ये एक तमिल शब्द है। मूवेंदार यह एक तमिल शब्द है जिसका अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है तीन मुखिया। ठीक है, अब यह है तीन मुखिया। यहाँ पर आया है कि भाई तीन मुखिया, इस मूवेंदार का अर्थ है तीन मुखिया। अब तीन मुखिया ये क्या है, इसका प्रयोग तीन शासक परिवारों के मुखियों के लिए किया जाता है। मतलब तीन शासक परिवारों के मुखिया के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जो ये मुखिया थे ना, वो क्या है, इनके तीन इलाकों के तीन मुखिया हुआ करते थे। वो जो इलाके थे उनका नाम क्या है, चोल। एक है चोल, दूसरा है चेर, तीसरा है पांड्या। चोर, चेर, पांड्या, ये जो तीन मुखिया हुआ करते थे, ये करीब करीब क्या थे, ये करीब करीब 300 साल पहले दक्षिण भारत में इन्होंने 300 साल पहले दक्षिण भारत में काफी शक्तिशाली माने जाते थे। 300 साल पहले ये शक्तिशाली माने जाते थे। ठीक है,
अब ये शक्तिशाली माने जाते थे। अब ये शक्तिशाली माने जाते थे तो जो इनकी जो सत्ता थी, इन तीनों की जो सत्ता थी ये मुखिया की, वो क्या थी, दो दो सत्ता, इनकी दो दो सत्ताओं के केंद्र बांटे गए थे। मतलब एक मुखिया को दो सत्ता, दूसरे मुखिया को दो सत्ता, तीसरे मुखिया को दो सत्ता, ऐसे करके एक मुखिया को दो दो सत्ताएं बांटी गई थी। कुल मिला के 6 सत्ताएं होती थी। तो इसमें पहली जो थी ना, वो मतलब 6 में से कैसे हुआ करती थी कि एक ना दो सत्ता जो थी वो एक तटीय थी, दो सत्ता थी, दो सत्ता में से एक थी तटीय और दूसरी थी अंदरूनी। ठीक है, तो दूसरी थी अंदरूनी हिस्से में, मतलब ये तटीय हिस्से में, और दूसरी है अंदरूनी हिस्से में। ये इनको आपस में दो सत्ताएं, एक को दो दो सत्ताएं बांटी गई थी। ठीक है, अब यहाँ पर हम आगे अगर इसे देखें तो फिर इसको दो सत्ताएं, इनको ना दो सत्ताएं बांटी गई थी। अब इस तरह से ये ना 6 केंद्र में से 2 बहुत इम्पोर्टेंट केंद्र हुआ करते थे। इनके 6 केंद्रों में से ना 2 बहुत इम्पोर्टेंट केंद्र हुआ करते थे। जैसे हम यहाँ बताएं इसको साफ करके, ये देखो, ये 3 सत्ताएं हैं। ये क्या है, एक क्या बोले हमने, चोल, चेर और पांड्य, जिसमें से ये इनके दो दो दिए हुए थे। ठीक है, यहाँ इसके 2, इनको 2 और इनको 2, ऐसे करके ये है 6 में से क्या हुआ करते थे, इसमें से 2 जो है ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे। 2 जो इम्पोर्टेंट थे वो क्या थे, एक थे चोल। ये जो चोल है ना, ये पतन, फुहार या कावेरी पटियन जो थे, ये एक वो था। दूसरा था कि जो पांड्य थे, पांड्य की राजधानी थी मुदेरे, चोल की राजधानी थी आंध्र प्रदेश। ठीक है, यहाँ पर चेर की अगर राजधानी लेंगे तो कर्नाटक। फिर ये ऐसे ऐसे इनको कर्नाटक, फिर बाद में इसको अगर इलाके तो इसके किसके, ये जो थे पांड्या थे, ये किसको इंडिकेट करते थे, ये तमिलनाडु को इंडिकेट करते थे, तमिलनाडु को इंडिकेट करते थे। और ये जो ये चोर आंध्र प्रदेश को इंडिकेट करते थे। देन ये जो चेर थे, ये चेर जो है ना वो केरल को इंडिकेट करते थे। ठीक है, ऐसे करके इनकी ये सत्ताएं आपस में बांट दी गई थी। अब हम आगे देखेंगे, ये ऐसी जो सत्ताएं थी, इनकी 2-2, एक मुखिया 2-2 सत्ताएं चलाता था। और अब इन मुखियों की विशेषता अगर देखें हम, अगले पॉइंट में कि मुखियों की विशेषता अब विशेषता हम देखेंगे इनकी, कि इनकी ये जो मुखिया थे, इनकी विशेषता ये थी कि ये ना जो कर होता था, जो नियमित कर होता था, इसके बदले में ये लोग उपहार लिया करते थे। और ये लोग कर वसूली नहीं करते थे, उपहार लिया करते थे ये तीनों मुखिया, और उपहार लिया करते थे। और उपहार लेने के साथ साथ जो आसपास के जो इलाके थे उनसे शुल्क वसूल करते थे। और उस जो शुल्क से जो धन आता था, ये धन ना ये कुछ धन अपने पास रख के, कुछ अपने नाते रिश्तेदार को देकर, कुछ सहकर्मियों को देकर, कुछ सिपाहियों को देकर, और फिर तथा कुछ ना जो कवि होते थे उनके बीच बांट देते थे। फिर बांट देने के बाद ये जो इसीलिए क्या हुआ कि जो अनेक जो ये संगत कवि थे, इन्होंने इन मुखियों की प्रशंसा पर बहुत कविताएं लिखी, उस वक्त की कविताएं लिखी। तो अब ये कविताएं जब ये उन पर लिखी गई थी, तो इन्होंने क्या किया कि ये कविताओं के बदले में उन्होंने उन कवियों को उपहार दिया करते थे। उपहार के रूप में सोना, रथ, जवाहरात, घोड़े, ऐसी कीमती चीज़ें इनको भेंट में दिया करते थे। इससे क्या हुआ कि आगे कुछ साल बाद ना ये
जो तीन मुखिया है इनका जो काल है वो लुप्त होने लगा। लुप्त होने के बाद यहाँ से, क्योंकि इनका काल लुप्त इसलिए हुआ कि इसके बाद ना दक्षिण भारत पर 200 वर्षों के बाद, दक्षिण भारत पर क्या हुआ, 200 वर्षों के बाद एक राजा का प्रभाव पड़ा दक्षिण भारत पर 200 वर्षों बाद। 200 वर्ष बाद 200 वर्ष बाद दक्षिण भारत पर 200 वर्ष बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे ये लुप्त होने लगे। फिर इनका प्रभाव पड़ा, किनका प्रभाव पड़ा कि जो सातवाहन नामक राजवंश का प्रभाव पड़ा। किसका? सातवाहन नामक राजवंश, इनका प्रभाव पड़ा। अब ये जो सातवाहन नामक राजवंश था, इसमें सबसे प्रसिद्ध, सबसे नामी जो अगर कहेंगे वो राजा था, सबसे नामी प्रसिद्ध राजा सातवंश में जो था प्रसिद्ध राजा वो थे, कौन थे? गौतमी नहीं, गौतमी के पुत्र श्री, क्या थे? गौतमी के पुत्र थे सातकर्णी। ये राजा हुआ करते थे उस वक्त और सबसे प्रसिद्ध थे। इस साथ में इनके साथ साथ बाकी और भी अन्य जो सातवाहन राजा थे वो, और गौतमी के पुत्र जो थे श्री सातकर्णी, ये राजा हुआ करते थे। इनके बारे में हमें इनकी माता जिन्होंने दान किया था, गौतमी बालश्री द्वारा जिनकी दान की हुई अभिलेख है, उसमें इनके बारे में हमें पता चला। फिर पता चलने के बाद क्या हुआ कि जो ये सातवाहन राजा थे, इनका शासक और इनके पुत्र जो थे, इनके ये क्या कौन थे? दक्षिणार्थ। ये सातवाहन जो थे, ये सातवाहन शासक जो थे, ये क्या थे? ये थे दक्षिणापर्थ। ये थे दक्षिणापर्थ के स्वामी कहलाए थे। दक्षिणापर्थ के स्वामी कहलाए जाते थे। अब ये स्वामी कहलाए जाते थे इसलिए ये जो दक्षिणापर्थ है वो क्या है? दक्षिण की ओर से जाने वाला मार्ग, उसे दक्षिणापर्थ कहते हैं। तो आज हमने देखा अध्याय 8, अध्याय 9 व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री, जिसमें हमने क्या देखा? बाजार में घूमती हुई जगनी के बारे में देखा, फिर व्यापार और व्यापारियों के बारे में जानकारी देखी, समुद्री तटों से लगे राज्य देखे, मुखियाओं की विशेषताएं देखी। उसके बाद मुखिया काल जब समाप्त हुआ तो उसके बाद हमने देखा सातवाहन नामक राजवंश। ठीक है, तो यहाँ तक कि आज हमारा पीरियड्स खत्म होता है।